हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रक्त के बारे में। आज की क्लास में मानव रक्त से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इसी क्लास में खत्म करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड अर्थात रक्त के बारे में। तो ब्लड या रक्त क्या होता है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है तथा यह गाढ़ा, हल्का, चिपचिपा और लाल रंग का होता है। इसके बाद देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में कुल 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जो कि व्यक्ति के शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रक्त का पीएच मान होता है वो 7.3 से 7.4 के मध्य होता है, जबकि रक्त की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम रक्त के संगठन के बारे में बात करेंगे। तो रक्त होता है वो प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, जबकि रक्त कोशिकाएं होती हैं वो 45% होती है। अर्थात प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं मिलकर रक्त का निर्माण करते हैं, जबकि प्लाज्मा में अनेक पदार्थ उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है वो 90%, प्रोटीन होती है वो 7% उपस्थित होती है। प्लाज्मा में लवण 0.7%, ग्लूकोज 0.1% तथा अन्य पदार्थ होते हैं वो 2% में उपस्थित होते हैं, जबकि रक्त कोशिकाएं अर्थात ब्लड कार्पल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स अर्थात लाल रक्त कणिकाएं। सेकंड है डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। थर्ड होती है रक्त बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि रक्त में प्लाज्मा कितना होता है 55%, जबकि रक्त कोशिकाएं होती हैं वो 45% उपस्थित होती हैं। इमेज के जरिए समझते हैं कि रुधिर कणिकाएं होती हैं वो रेड ब्लड सेल्स अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तथा प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में है। ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा रक्त में कितने प्रतिशत पाया जाता है 55%, जबकि रुधिर कणिकाओं का प्रतिशत कितना होता है 45%। रुधिर कणिकाओं में रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इसके अलावा प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो यहाँ से रुधिर कणिकाएं होती हैं वो किस किस का मिश्रण होती हैं? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाओं का। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला एक भाग होता है। इसका 90% भाग होता है वो जल होता है, जबकि बिलीरुबिन के कारण इसका रंग होता है वो हल्का पीला होता है। प्लाज्मा में 90% पानी उपस्थित होता है, जबकि ग्लूकोज और खनिज लवण होते हैं वो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जबकि प्लाज्मा में प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो 7% होता है। इसके अलावा प्लाज्मा में अन्य प्रोटीन भी उपस्थित होती हैं। वो कौन कौन सी प्रोटीन है? तो नंबर फर्स्ट है थ्रोम्बिन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, नंबर थर्ड है ग्लोब्यूलिन, नंबर फोर्थ है फाइब्रिन, नंबर फिफ्थ है फाइब्रिनोजेन। ये प्रोटीन है वो प्लाज्मा में मुख्य रूप से उपस्थित होती हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है 7%, जबकि पानी कितना उपस्थित होता है 90%। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम प्लाज्मा के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद देखते हैं कि प्लाज्मा रक्त में आरएच मान को भी संतुलित करके रखता है तथा प्लाज्मा रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्लाज्मा ग्लूकोज को शरीर के बाकी अंगों तक भी पहुंचाने का कार्य करता है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे सीरम के बारे में। सीरम क्या होता है? तो सीरम प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला एक
कारक है, अर्थात फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीरम कहते हैं, जैसा कि आप इमेज के जरिए समझ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम रुधिराणु ब्लड कार्पल्स के बारे में बात करते हैं। तो रुधिराणु में रक्त का 45% भाग होता है तथा इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड सेल्स। नंबर सेकंड है श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स। नंबर थर्ड है रक्त बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट। तो आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाल रुधिर कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो लाल रुधिर कणिकाओं का साइंटिफिक नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है, जबकि आरबीसी का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। किस अवस्था में? वयस्क अवस्था में। जबकि भ्रूण अवस्था में कहां पर होता है? यकृत अवस्था में। आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में, जबकि भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है। जबकि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा स्प्लीन में होती है। आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। इसके बाद देखते हैं कि खराब हुई आरबीसी प्लीहा अर्थात स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं तथा इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ जीव हैं जो अपवाद हैं, जैसे ऊंट एवं लामा प्रजाति के जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे कि महिलाओं में आरबीसी की संख्या होती है वो 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, जबकि एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी की संख्या होती है वो 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से 2 चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें नंबर फर्स्ट है हेमेटिन, नंबर सेकंड है ग्लोबिन। आइए इसके बाद देखते हैं कि हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से 2 चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें से एक है हेमेटिन, नंबर सेकंड है ग्लोबिन। तो हेमेटिन होता है यह एक लोह तत्व होता है, जिसके कारण रक्त का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि शरीर में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद देखते हैं कि रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है, जबकि सोते समय आरबीसी की संख्या है वो 5% तक कम हो जाती है, जबकि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में 30% तक की वृद्धि होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आरबीसी की संख्या जब घटती है तो ऐसी स्थिति में एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग में शरीर में खून की कमी आ जाती है, जबकि शरीर में जब आरबीसी की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर पॉलीसाइथीमिया रोग होता है। पॉलीसाइथीमिया रोग क्या होता है कि ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे थैलेसीमिया रोग के बारे में। तो थैलेसीमिया रोग क्या होता है? तो थैलेसीमिया रोग बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला एक रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य रक्त क्षीणता अर्थात खून की कमी के लक्षण मनुष्य में प्रकट होने लगते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही की जाती है। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का साइंटिफिक नाम होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वो बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होती है वो रक्त में
होती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन का होता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। मनुष्य के शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है वो 4000 से 10,000 के बीच उपस्थित होती है तथा डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है कि यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र अर्थात इम्यूनो सिस्टम को मजबूत बनाती है एवं रोगों से शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है तथा यह जीवाणुओं को भी नष्ट करती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। इसके बाद बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। इसमें नंबर फर्स्ट होती है कणका युक्त डब्ल्यूबीसी और नंबर सेकंड है अकणका युक्त डब्ल्यूबीसी। कणका युक्त डब्ल्यूबीसी होती है वो 3 टाइप की होती है। इसमें नंबर फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, नंबर सेकंड है बेसोफिल्स, नंबर थर्ड है इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होती है वो डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है, जबकि बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती है। जबकि अकणका युक्त डब्ल्यूबीसी होती है वो 2 प्रकार की होती है। इसमें नंबर फर्स्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स होती है वो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है, जबकि लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम कणका युक्त डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी के बारे में। न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होती हैं अर्थात 65% होती है। यह बाहर से आने वाले जीवाणुओं पर सबसे पहले आक्रमण करती हैं और शरीर की रक्षा करती हैं, जबकि बेसोफिल्स होती है वो बेसोफिल्स संख्या में सबसे कम होती है। इनकी प्रतिशत मात्रा होती है वो शरीर में 1% होती है तथा यह हमारे शरीर को एलर्जी से बचाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि इओसिनोफिल्स होती है वो परजीवियों के संक्रमण से शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा त्वचा के संक्रमण के समय इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अकणका युक्त डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो अकणका युक्त डब्ल्यूबीसी होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट मोनोसाइट्स, नंबर सेकंड लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स होती है वो सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है, जबकि मोनोसाइट्स होती है वो शरीर में घाव भरने में मदद करती है, जबकि लिम्फोसाइट्स से डब्ल्यूबीसी होती है यह सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है तथा यह मेमोरी सेल का निर्माण करती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे रक्त बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम होता है वो थ्रोम्बोसाइट्स होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है, जबकि इसकी मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है कि रक्त का थक्का जमाना प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति में प्लेटलेट्सों की संख्या होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है, जबकि डेंगू बुखार में शरीर में सबसे पहले प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम होती है। इसके बाद देखते हैं कि रक्त बिंबाणु से संबंधित बीमारी। तो इसमें हम बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। तो हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है, क्योंकि मनुष्य के रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता तथा हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि रक्त का वह घटक जिसमें रक्त वाहिकाओं में इसके थक्के को बनने से रोकता है तो वह हिपेरिन होता है, जो रक्त के थक्के को बनने से रोकता है, जबकि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी उपस्थित होती है। इसके बाद प्लेटलेट्स तथा सबसे कम संख्या में डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती है, जबकि सबसे बड़ा आकार होता है वो डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का, इसके बाद प्लेटलेट्स, फिर आरबीसी का होता है, जबकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात होता है वो 600:1:40 होता है।
आई होप फ्रेंड्स आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं तथा फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।